जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हम विगत वर्षों के प्रश्नों का सीरीज चला रहे थे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम बीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे बीपीएससी की। तो दोस्तों अब हम आज उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन सभी प्रश्नों को जो और भी पूछे गए हैं विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न का। दोस्तों पहला प्रश्न है, द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसकी जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक दोस्तों बेसिकली पहले एक राइटर थे, एक प्रशासनिक अधिकारी और राइटर थे जिसका नाम था लियो कार्टियस। ठीक है, याद रखेंगे लियो कार्टियस। लियो कार्टियस को जो है इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, जनक। लियो कार्टियस को द्वैध शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है दोस्तों। ये ब्रिटिश एक प्रशासनिक अधिकारी थे और ये एक राइटर भी साथ साथ थे। तो इनको ही द्वैध शासन व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वास्तविक रूप में जो द्वैध शासन व्यवस्था पहली बार आप याद होगा कि इससे प्रश्न भी बनता है, इसी के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों। द्वैध शासन व्यवस्था पहली बार जो प्लासी की युद्ध लड़ाई गई, प्लासी की जो युद्ध लड़ी गई थी 1757 में, याद होगा आपको 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों उसके क्रम में आगे देखते हैं तो बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 में। और उसी के बाद 1765 में दोस्तों एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के तहत दोस्तों क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहाँ पर जो है जो उस समय के तात्कालिक जो गवर्नर बनाए गए थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि इस 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में मुख्य नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने ही दोस्तों पहली बार बंगाल में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी थी दोस्तों। ये 1765 से याद रखेंगे, 1765 से 1772 तक का ये काल था दोस्तों। ठीक है, 1765 से 1772 तक जो है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था रहा। द्वैध शासन कहने का मतलब कि दोस्तों जो भी रेवेन्यू जो आती है, जहां से टैक्स वगैरह आती है, जो एक सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी फायदे वाली चीज थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जितनी भी नुकसान या फिर हमारे घर से कुछ लगता है अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो दोस्तों वहां की जनता वहन करेगी। तो ये द्वैध शासन व्यवस्था थी, बंगाल में लागू की गई थी 1765 से 1772 के बीच। दोस्तों एक जो है व्यक्ति थे जिसका नाम था के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर के द्वारा दोस्तों इनको जो है डकैतों का राज कहा गया है। इन 7 वर्ष के शासनकाल को डकैतों का शासनकाल भी इनके द्वारा कहा गया है, ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म किसने किया था ये भी पूछा जाता है। ये वारन हेस्टिंग ने यहाँ जो है बंगाल में इसको समाप्त कर दिया था, जबकि इसको द्वैध शासन व्यवस्था को लागू रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो लियो कार्टियस है। ठीक है, सबसे पहले लियो कार्टियस को जो है इसका जन्मदाता माना जाता है, ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था तो आपको पता होगा। संथाल विद्रोह जो है दोस्तों वो 1855, 56, 1857, इसके पहले जो 1857 क्रांति इसके बाद होती है। तो इससे जस्ट पूर्व भारत में एक बहुत ही महान विद्रोह हुआ था जिसका नाम था संथाल विद्रोह दोस्तों। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था ये बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा जो जमींदार जो वर्ग थे उनके खिलाफ जो है ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ ये एक विद्रोह किया गया था जिसके नेतृत्व करता दोस्तों 4 व्यक्ति थे। ये जो थे याद रखेंगे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे दोस्तों। इनके ही द्वारा जो है भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के बीच इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर जो है इन्होंने ये संथाल विद्रोह काफी चरम सीमा पर, काफी अच्छी कह सकते हैं राष्ट्रवाद के साथ इन्होंने शुरू किया था उन जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में आप देखेंगे
कि 1856 में ही, ठीक है, 1856 में ही दोस्तों, 1856 में संथाल परगना नामक जिले की भी स्थापना हो जाती है। 1856 याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, 1856 में ये हो जाता है। एक प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सी महान क्रांति हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 18 ये संथाल विद्रोह, और जस्ट इसके बाद पूछे तो नील विद्रोह हुआ था दोस्तों, जो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, ठीक है, उनको भी आप याद रखेंगे, वो हुआ था 1859 ईस्वी में, 59-60 में, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को, भारत में यारलुंग जो जांगबो नदी है उसको भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो बेसिकली उसका नाम कुछ पहले और हुआ करता है, बाद में जब भारत में वो नदी बहती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है दोस्तों। इस क्रम में आप देखेंगे कि इसका नाम जो है दोस्तों, ये दोस्तों देखेंगे, ये हमारा पूर्वी भारत का क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, ये हमारा एक दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट पड़ता है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है यांगियाप, यांगियाप दर्रा, ठीक है, यांगियाप दर्रे के पास से दोस्तों इधर से तिब्बत से एक नदी आती है जिसका नाम है यारलंग जांगबो नदी, और ये दोस्तों यांगियाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दिहांग, भारत में इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जैसे ही ये यहाँ पहुंचती है असम में, तो असम में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप भी बनाती है जिसका नाम माजुली द्वीप है दोस्तों, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है माजुली द्वीप विश्व की, और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है असम में नाम। और असम के बाद दोस्तों ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम जमुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जमुना, याद रखेंगे जमुना। तो दोस्तों इससे जो प्रश्न बनता है ये बनता है दोस्तों कि यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और जो है बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहा जाता है। भारत में इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो लगभग 914-15 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे, भारत में इसकी लंबाई 914-15 किलोमीटर के आसपास है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, और इसकी लंबाई लगभग पूरे ओवरऑल देखें तो लगभग सिंधु नदी के समान है, लगभग 2800 कुछ है, तो लगभग 2900 किलोमीटर मान सकते हैं दोस्तों, जो सिंधु नदी की लंबाई है अप्रोक्सीमेटली वही लंबाई इसकी भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2-3 चीज आप याद रखेंगे इससे। और दोस्तों एक चीज और याद रख सकते हैं इस जगह कि यहाँ पर जो दोस्तों उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से, और ये नदी 5 राज्यों से होकर, ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, और भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा दोस्तों उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, और चौथा जो दोस्तों वो एक जिला झारखंड का टच करती है वो है साहिबगंज, और उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल होते हुए ये जो है बांग्लादेश चली जाती है दोस्तों, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है गंगा नदी का पद्मा, ठीक है, पद्मा दोस्तों, याद रखेंगे पद्मा हो जाता है। और यही दोनों सम्मिलित धारा फिर आगे बांग्लादेश में मिल जाती है, जिसका नाम दोस्तों पूछा जाता है, उसका नाम होता है दोस्तों मेघना, ठीक है, याद रखेंगे मेघना, मेघना, ठीक है, मेघना, पद्मा और जमुना के मिश्रित धारा को जो है मेघना हम लोग कहते हैं बांग्लादेश में दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। एक चीज गंगा नदी के बारे में और जान लेंगे कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये जो है 2525 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में, और गंगा नदी के ऊपर सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा है दोस्तों, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखेंगे इन चीजों को। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है?
नागार्जुन सागर जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजना का तात्पर्य ये है दोस्तों कि बहुत सारे उद्देश्यों के साथ बनाई जाने वाली कोई भी योजना, ठीक है, जैसे कि उनमें सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, उनसे हम पानी जो है बिजली बना सकें, उससे और भी अन्य सभी चीज़ों के लिए एक ही चीज़ों से हम अनेक तरह से उसको यूज कर सकें, उसको बहुउद्देशीय कहते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में जैसे कि हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, याद रखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों आपको पता होगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुआ था, ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है जो कि 1948 में हुआ था। और इसी से एक प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों कि ये किनका कथन है कि भारत जो है गांव और मस्जिद, मतलब भारत जो है मंदिरों का शहर है और जो है कल कारखानों का भी देश है। तो ये जो है दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है, कि भारत आधुनिक कल कारखाने और मंदिरों में बसता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो है इसी क्रम में इन्होंने ये बहुउद्देशीय परियोजना भी लाई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और ये टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है दोस्तों। इसी क्रम में जो है हीराकुंड बांध परियोजना ये भी उसी क्रम में है दोस्तों। तो बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना हमारे देश में चलाई जा रही है दोस्तों। ये याद रखेंगे कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक चीज और आप जानते होंगे इनके बारे में कि ये भाषाई राज्य बनने वाला देश का पहला राज्य था। भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों, जो कि 1953 में बना था, ठीक है। 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश था दोस्तों, ठीक है। और भाषाई आधार पर उस समय अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोस्तों, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में दोस्तों आपको पता होगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है, ठीक है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और भारत का बनने वाला अंतिम राज्य जो है वो 2 जून को 2014 को जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों आप याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम एम.एन. राय था दोस्तों, एम.एन. राय। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है भारत में 1925 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। 1925 में भारत में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना दोस्तों कानपुर में की गई थी, ठीक है, कानपुर में 1925 में जो स्थापित की गई कम्युनिस्ट पार्टी ये कानपुर में की गई दोस्तों। और इसको जो है स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे संस्थापक, उसका नाम था सत्यभट्ट, ठीक है, याद रखेंगे। सत्यभट्ट नामक व्यक्ति के द्वारा 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे इन सभी चीजों को। और कम्युनिस्ट पार्टी से आप ये याद रखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला गैर जो कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में वो जो है 1956 में केरल, ठीक है, केरल, याद रखेंगे। केरल में जो है पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी और ये साम्यवादी पार्टी की ही बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी, जिसका नाम EMS नाम पदुरी पात था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी दोस्तों, ठीक है। तो उन चीजों को भी आप याद रखेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, एक चीज और महत्वपूर्ण इसी जगह है कि 1925 में ही दोस्तों 1925 में ही प्रथम भारतीय महिला
जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद होगा आपको कि कांग्रेस की भारत की पहली ऐसी महिला, एकमात्र महिला जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, भारत की पहली महिला थी, जिसका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू दोस्तों, इन्होंने 1925 में ही 1925 के कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन हर साल होती थी, उसकी अध्यक्षता कानपुर में ही की थी और 1925 में ही की थी दोस्तों, ठीक है। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला के भी नाम से जानते हैं। और सरोजनी नायडू से पता होगा कि सरोजनी नायडू देश की पहली महिला गवर्नर बनी थी दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर ये उत्तर प्रदेश में बनी थी, लेकिन ये ओवरऑल पूरे भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी दोस्तों। और इन्हीं के जन्मदिन पर आपको पता होगा 13 फरवरी को दोस्तों हम लोग इन्हीं के जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं इसी के जयंती पर 13 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो दोस्तों 8 मार्च, वो भी याद रखिए 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च को हम लोग दोस्तों वो मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों 13 फरवरी को दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और आप याद रखेंगे कि 1925 में ही दोस्तों आरएसएस की भी स्थापना 1925 में ही हुई थी। आरएसएस के संस्थापक जो थे दोस्तों, वो केबी हेडगेबार थे, जिसका पूरा नाम केशव बनीलाम ये जो है हेडगेबार उनका पूरा नाम था। और उन्होंने दोस्तों नागपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर में इसकी स्थापना की थी केबी हेडगेबार के द्वारा 1925 में आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, जिनके प्रमुख मोहन भागवत जी हैं भी। तो वो जो है दोस्तों ये आरएसएस के स्थापना 1925 में हुई थी। और एक चीज जाने दोस्तों कि आरएसएस देश की ऐसी पहली पार्टी है, आजाद भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसको प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे आरएसएस पहली पार्टी है जिसको प्रतिबंधित किया गया था, और प्रतिबंध के बाद इसी से एक पार्टी बनी थी दोस्तों, याद तो कीजिए 1951 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था दोस्तों जनसंघ, ठीक है। जनसंघ पार्टी बनी थी, जिनके जो संस्थापक थे वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो देश के पहले उद्योग मंत्री बने थे दोस्तों, ठीक है। देश के पहले उद्योग मंत्री जो बने थे, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ही जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में की। बाद में धीरे धीरे दोस्तों यही पार्टी कन्वर्ट हो गई। ये पार्टी दोस्तों 6 अप्रैल 1980, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को ये पार्टी चेंज हो गई। और यही पार्टी दोस्तों देश में अभी जो हम लोग जानते हैं, अभी सबसे बड़ी जो पार्टी है ये है दोस्तों बीजेपी, ठीक है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है दोस्तों। तो ये दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे दोस्तों। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन चीजों के बाद दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन चला था? बंग भंग के बाद दोस्तों कौन सा भारत में आंदोलन चला था? तो याद रखेंगे दोस्तों, बंग भंग से 3 महत्वपूर्ण डेट आप याद रखेंगे। वो 3 डेट है दोस्तों, एक 19 या 20 जुलाई, ठीक है, जुलाई। दूसरा है दोस्तों 7 अगस्त, और तीसरा है दोस्तों 16 अक्टूबर। इन 3 डेटों को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय इतिहास में इसको याद रखेंगे, बंगाल के इतिहास में बेसिकली, क्योंकि दोस्तों बंगाल का जो विभाजन की घोषणा की गई वो दोस्तों की गई थी 20 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, घोषणा की गई दोस्तों। ये घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन ऐसा मानते थे
कि बंगाल का साम्राज्य काफी बड़ा है, बंगाल का भाग जो है काफी बड़ा है, तो उनमें जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है प्रशासन करना उनको कठिन लग रहा था। तो इन्होंने एक आधार बनाया कि प्रशासनिक भूभाग पर अच्छे तरीके से हम प्रशासन नहीं चलाने के कारण हम इनको विभाजित कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में हम बांट रहे हैं, एक जो है पूर्वी बंगाल और एक है दोस्तों पश्चिमी बंगाल। तो बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, ये वास्तव में उनका ये मानना नहीं था कि ये प्रशासनिक उनके नज़र में ऐसा था कि फूट डालो और राज करो की नीति वो हिंदू और मुस्लिम की एकता को खंडित करना चाहते थे, जिस वजह से ये घोषणा की गई थी। मेनली कारण यही था दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। फूट डालो और राज करो की नीति को इन्होंने लागू किया था, लेकिन ये दोस्तों जैसे ही घोषणा हुई तो वहां जो है आंदोलन तीव्र हो गया। और इसी क्रम में दोस्तों 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में दोस्तों एक व्यक्ति की पत्रिका थी संजीवनी, जिनके संपादक जो थे वो कृष्ण कुमार मित्र थे दोस्तों। कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका संजीवनी में पहली बार स्वदेशी को जो है प्रमोट किया गया और स्वदेशी आंदोलन यहां से प्रारंभ किया गया दोस्तों 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को ये जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और ये दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों ये जो है आधिकारिक जो घोषणा की गई थी इसको लागू कर दिया। ठीक है, लागू कर दिया, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया था दोस्तों ये जो है 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने। इसी में दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों। आपको पता होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ICS पदाधिकारी भी पहले थे, जिनको अयोग्यता के आधार पर उनको हटा दिया गया था। इसीलिए उन्होंने जो है याद होगा आपको भारत में सिविल सेवा आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य जो बिंदु था ये था कि स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे और विदेशी चीजों का हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वदेशी का मुख्य रूप था। और स्वदेशी आंदोलन से एक और प्रश्न बनता है कि दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत क्या बना था? तो वो दोस्तों वंदे मातरम बना था, जो कि आपको पता होगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। और एक पुस्तक थी जिसका नाम था आनंद मठ पुस्तक से ही इसको लिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चीजों को। इसके बाद दोस्तों 1911, ठीक है, 1911 में आपको पता होगा तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। तीसरा दिल्ली दरबार जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे और इन्होंने जो है इन सभी चीजों को रद्द कर दिया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था जॉर्ज पंचम ने। और यहीं पर दोस्तों बंगाल से बिहार को अलग करने की भी घोषणा कर दी गई थी। और इसके साथ साथ जो राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से फिर इसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया था दोस्तों। और ये सभी चीजें 1912 में लागू हो गया था दोस्तों। ठीक है, 1912 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इन चीजों का आप याद रखेंगे। 3 जो दिल्ली दरबार हुआ है दोस्तों उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। दिल्ली दरबार एक भव्य स्वागत होता था, जब एक प्रकार का समारोह होता था जो वहां के शासक या महारानी को सम्मान में किया जाता था। भारत में 3 दिल्ली दरबार हुआ। एक दोस्तों 1877 के आसपास हुआ, दूसरा हुआ 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा हुआ 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1877 में लॉर्ड लीटन थे, 1903 में जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन थे, और 1911 में दोस्तों हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये दोस्तों 3 दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में दोस्तों किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? याद होगा आपको, सिख गुरु का जन्म जो है दोस्तों 1666, याद रखेंगे डेट। 1666 में एक सिख गुरु थे जो 10वें गुरु के रूप में हम लोग जानते हैं, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है दोस्तों 1666 में पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पटना में हुआ था इनका जन्म। और ये दोस्तों ये जो थे 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें। तेज बहादुर इनके पिताजी का नाम था और वो 9वें गुरु थे सिख संप्रदाय के।
और ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह से कुछ प्रश्न भी बनता है, उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब की महिलाओं को, जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय के पुरुष को जो है सिंह लगाने की उपाधि दी थी, और वहां की महिलाओं को कौर, कौर जिसको कहते हैं, कौर लगाने की भी उपाधि सलाह दी थी। ठीक है, कौर लगाने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों 5 को जो है लागू किया था, कि ये सिख के लिए 5 को अनिवार्य किया था, जिसमें कंघा, कपाल जिसको कहते हैं, उसके बाद जो है ये सभी चीज जो क से आता था, जिसमें कि कंघा, कच्छा, फिर कृपाल, ये सब चीजों को दोस्तों इसमें लागू किया गया था। 5 को इन्होंने अनिवार्य किया था। अगला जो प्रश्न इनसे बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच जो पत्राचार हुआ था, ठीक है, औरंगजेब आपको पता होगा दोस्तों, औरंगजेब मुगल शासक था, औरंगजेब मुगल बादशाह थे, तो उनके और इनके बीच जो पत्राचार हुआ था, इन पत्राचार का नाम पूछा जाता है, क्या नाम था, तो उनका नाम दोस्तों जफरनामा, जफरनामा याद रखेंगे। उनका नाम जो था दोस्तों वो जफरनामा था, और इसकी जो भाषा थी दोस्तों वो फारसी थी, फारसी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो भाषा थी वो फारसी थी दोस्तों, याद रखेंगे इन सभी चीजों को। और इसकी हत्या जो है दोस्तों वो 1707 में दोस्तों महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ में इसकी हत्या हो गई थी दोस्तों, और वहीं पर इसकी समाधि स्थल भी बनाई गई है नांदेड़ में दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है। ठीक है, शेर ए पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है, शेर ए पंजाब। ठीक है, शेर ए पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है, तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय को। ठीक है, याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों वो ये है कि इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इनको शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, काफी फेमस पुस्तक है दोस्तों, जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और इनके द्वारा दोस्तों याद रखेंगे, ये जो है गरम दल के नेता हुआ करते थे, जिनमें कि प्रमुखता के साथ नाम लिया जाता है इनका, जिसमें कि लाल बाल पाल का नाम हम लोग काफी गर्व से लेते हैं कि ये काफी जो है ये गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों ये तीनों जो थे ये मुख्य रूप से गरम दल के नेता थे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों इनसे ये बनता है कि इन्होंने जो है साइमन कमीशन का काफी विरोध किया था। साइमन कमीशन क्या था दोस्तों, इसका गठन जो है इंग्लैंड में 1927 में किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। गठन करने का कारण ये था दोस्तों कि आपको पता होगा 1919 में एक कानून आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जितनी भी चीज़ों को लेकर आए थे उसी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो इसमें ये तय किया गया था कि आने वाले 10 साल के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और जो कमी होगी उसमें उन चीज़ों को और हम आगे सुधार करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों 1919 में हुआ था, तो इसको 1929 में होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। यहाँ तक तो बातें सही थी दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, इसमें एक भी टोटल इसमें 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, जिसमें जॉन साइमन जो थे अध्यक्ष के तौर पर आए थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो इसी का विरोध लाला लाजपत राय ने किया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो इसमें क्या गारंटी है कि आप हमारे लिए अच्छी व्यवस्था को लेके आएंगे। तो इसीलिए इन्होंने जैसे ही बंबई पहुंचाई है साइमन कमीशन, तो इनका तीव्र विरोध किया गया, और इसी विरोध में दोस्तों इन पर जो है लाठियां प्रहार की गई, और लाठियों की वजह से, लाठियों की जो लाठी बरसाई गई
लाठियों के कारण काफी घायल हो गए और घायल होने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब इन पर लाठियां बरसाई जा रही थी दोस्तों, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि उस समय लाला लाजपत राय बोलते थे, मेरे ऊपर की गई एक एक लाठियों की प्रहार अंग्रेजी सरकार में ताबूत के कील की समान होगी। तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय जी का कथन था। और हुआ क्या दोस्तों, इनकी मृत्यु होने के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद, इन सभी महान क्रांतिकारियों ने, जो इनके प्रमुख जो थे सैंडर्स को जो है पुलिस जो प्रशासक थे, सैंडर्स की हत्या लाहौर में कर दी गई थी दोस्तों बाद में। यही कारण हुआ था दोस्तों कि भगत सिंह को फांसी की सजा जो है, यही सैंडर्स कांड के कारण इनको फांसी की सजा हो गई थी दोस्तों 1931 ईस्वी में। ठीक है, इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का प्रश्न है दोस्तों कि पहला शोध संस्थान अटलांटिका में भारत का पहला शोध संस्थान दोस्तों कौन सा है। तो नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हर देश की सरकार अनुसंधान करती है, तो उसी क्रम में भारत ने भी किया। भारत का पहला जो शोध संस्थान है दोस्तों उसका नाम है, याद रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, याद रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री। भारत का अभी तक तीन संस्थान किया गया है, इसकी स्थापना 3 संस्थान की गई है। पहला दक्षिण गंगोत्री, ये दोस्तों 1982-83, याद रखेंगे 1982-83 में इसकी स्थापना की गई थी अटलांटिका में। और दूसरा है दोस्तों मैत्री, ये दोस्तों 1990 के आसपास की गई थी, 90-91 में। और तीसरा है जो दोस्तों वो है भारती। अभी लेटेस्ट जो है दोस्तों ये हमारा भारती है और इसकी स्थापना दोस्तों 2012 में की गई है। ठीक है, तो भारतीय अनुसंधान जो है, भारत की अनुसंधान अटलांटिका में दोस्तों 3 है। पहला जो है वो दक्षिण गंगोत्री है जिसकी स्थापना 1982-83 में किया गया। दूसरा मैत्री है जो 1990-91 में किया गया और तीसरा 2012 में किया गया। तो 1982-83, 1990-91, 2012। तो अंतिम पूछेगा दोस्तों भारती, पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास। अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम में हम आगे देखेंगे फिर अगले एपिसोड में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके। तब तक दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।